नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 28 जुलाई। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। आपको पता है 31 जुलाई 2022 को हमारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी यूपीएससी की तैयारी को, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो भी आपका सपना है, आप उसको साकार होते देखना चाहते हैं, तो आप इस परीक्षा को जरूर दीजिएगा। 90% तक की स्कॉलरशिप आप इसमें अर्जित कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। 31 जुलाई को प्रातःकाल 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, तो तब तक आप रजिस्टर कर लीजिएगा और 11 बजे ये परीक्षा आयोजित करी जाएगी। तो इस परीक्षा को देकर और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करिए। एक दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, कल यानी कि 29 जुलाई को रात्रि 8 बजे, याद रखिएगा 29 जुलाई रात्रि 8 बजे, जो साप्ताहिक समसामयिकी है उसके अंतर्गत जो कल का विषय रहेगा वो है जुड़वा घाटे की समस्या। शाम को 8 बजे ये क्लास आपके लिए लाइव आयोजित करी जाएगी, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अपने सत्र को शुरू करते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथन का पता लगाना है। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएएफ भी बोलते हैं, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, इसको कोबरा भी बोलते हैं, और एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की विशेष इकाइयां हैं। 3 कथन आपके सामने हैं, ये ऑप्शंस हैं। वीडियो को पॉज करके इसको जरूर लिखिए। तब तक मैं आपको बताता हूं ये न्यूज चर्चा में क्यों आई। आपको पता होगा कल था 27 जुलाई, तो कल क्या होता है, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका स्थापना दिवस होता है। रेजिंग डे भी बोलते हैं इसको। तो हमारे गृह मंत्री ने सीआरपीएफ को शुभकामनाएं दी हैं। आपको यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना होगा, एक तो इनका स्थापना दिवस कब होता है, दूसरा इनकी स्थापना हुई कब थी। तो अगर स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो इनको सीआरपीएफ जो नाम है वो कब मिला था, तो वो 1949 में मिला था। मैंने ये स्लाइड इसीलिए पूरी ऐड कर दी है पीआईबी से लेकर, ताकि आपके सामने ये तथ्य रहेगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि यहां पर सीआरपीएफ नाम 1949 में इनको दिया गया था। और अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो वो 1939, ठीक 10 साल पहले, तब इसका नाम क्या था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। तो ये एक फैक्ट है जिसको याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, सीआरपीएफ की बात करते हैं तो इसका यूज कहां पर होता है, जब भी कोई आंतरिक सुरक्षा पे बात आती है, जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, यानी सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात आती है, तब हम सीआरपीएफ का उपयोग करते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। वापस चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, तो यह कथन एकदम सही है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये सुनते ही, जब मैंने आपको यह दिखाया था कि अमित शाह जी ने बधाई दी है, तो आपको यहां से थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा। रैपिड एक्शन फोर्स और कोबरा, जो ये 2 कमांड्स होती हैं, ये दोनों तो सीआरपीएफ के अंडर में आती हैं, परंतु ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, ये सीआरपीएफ की विशेष इकाई नहीं है, ये डायरेक्टली गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये दोनों सीआरपीएफ की इकाइयां हैं, परंतु जो एनएसजी है वो सीआरपीएफ की इकाई नहीं है। तो हमारे पहले दूसरे कथन सत्य हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। गोदाम विकास और विनियमन अधिनियम 2007 के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं आपके सामने और हमें सही कथन का पता लगाना है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी के साथ गोदामों का पंजीकरण वैकल्पिक है। भारतीय खाद्य निगम, जिसको एफसीआई कहते हैं, इसके वेयर हाउस भी अधिनियम के दायरे में आते हैं। 2 कथन दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। देखिए हुआ क्या है, केंद्र सरकार ने गोदाम विकास और विनियमन अधिनियम 2007, इसमें संशोधन करने के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत करे हैं। अभी संशोधन हुआ नहीं है, इसमें इन्होंने प्रावधान दिए हैं। वो क्या प्रावधान दिए हैं, देखिए ये होता क्या है, इस आपको पता होना चाहिए। वेयर हाउस का मतलब यानी कि गोदाम किसको बोलते हैं, जहां पर हम कोई चीज क्या करते हैं, किसी चीज का भंडारण करते हैं। और भंडारण किन चीजों का, जो कृषि उत्पाद होते हैं, इनका भंडारण। ठीक है, तो 2007 के एक्ट में क्या होता था कि कोई किसी व्यक्ति को भी अपना कोई गोदाम खोलना है, ऐसा भंडारण क्षमता डेवलप करनी है, तो उसके लिए जो पंजीकरण कराना होता था, ये अनिवार्य नहीं था कि जिसको पंजीकरण कराना है कराए, नहीं कराना है तो ना कराए। उससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति
गोडाउन खोल लेता है, गोदाम अपना खोल लेता है और उसमें उसकी जो सुविधाएं हैं वो दूसरे लोग यूज करते हैं, परंतु वो ज्यादा मेंटेन नहीं करता इसको, क्योंकि उसने कहीं पे अपने आप को रजिस्टर्ड तो कराया नहीं है, तो इसकी जवाबदेही तो उसे कहीं देनी नहीं है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको मेंटेन नहीं करेगा, इसमें नई सुविधाएं वो लाने का प्रयास नहीं करेगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ये चाहती है कि जो हमारे गोडाउन होते हैं, जो हमारे वेयर हाउस होते हैं, ये और ज्यादा इनका क्या हो, मॉडिफिकेशन हो, ये और ज्यादा आधुनिक बने। इनको अच्छा बनाने के लिए यहां पर ये प्रावधान लाया जा रहा है। तो अब सरकार ने बोल दिया कि सभी सभी वेयर हाउस का, गोदाम का पंजीकरण क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न आता है कि ये जो पंजीकरण होता है ये करता कौन है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने इसको शामिल करा है यहां पर। याद रखिएगा, एक संस्था है जिसका नाम है गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, WDRA। ये संस्था क्या करती है, यही संस्था पंजीकरण का काम करती है गोदामों के। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, इस संस्था का हेडक्वार्टर की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा नई दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, यानी कि 1+2। ठीक है, तो 1+2 इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, इससे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। वापस अपने प्रश्न पे जाते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी वैकल्पिक था। कब, 2007 की बात कर रहा है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये अब जब अधिनियम ये बन चुका होगा, ठीक है, जब ये बन जाएगा तब इसमें ये वैकल्पिक नहीं रहेगा, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर अनिवार्य हो जाएगा। परंतु अभी के लिए ये कथन सही है। FCI जो है ये अधिनियम के दायरे में आता है, तो ये कथन गलत है। FCI इस अधिनियम के दायरे में नहीं आता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कौन से कथन सही हैं, तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाजरे की खेती से संबंधित प्रश्न आया है। ये हमारे सामने कथन दे रखे हैं और हमें सही कथन का पता लगाना है। भारत में वैश्विक बाजरा उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा है। भारत में बाजरे की उपज वैश्विक औसत उपज से अधिक है। भारत में उगाई जाने वाली बाजरे की फसल का सबसे बड़ा हिस्सा फिंगर बाजरे की किस्म है। ये विकल्प है। एक बार मैं बताता हूं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में क्या हुआ है, जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने बाजरे को और ज्यादा इसकी तरफ, इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा पोषक तत्व जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, बाजरे में पाए जाते हैं। इसीलिए बाजरे को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर फूड बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे पोषक तत्व जो हैं वो मौजूद रहते हैं। तो यहां पर इसी चीज को हाईलाइट करा जा रहा है कि भाई बाजरा जो है वो अधिकतम खाने में उपयोग करा जाए। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या करा है, 2023 आगामी वर्ष आने वाला है, उस दिन अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, यानी कि इंटरनेशनल, बाजरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल मिलेट्स डे बनाया जाएगा। और ये कौन मना रहा है, इसकी घोषणा करी है संयुक्त राष्ट्र ने। हमारे भारत के कहने पर, भारत सरकार के कहने पर 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स डे के, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के फॉर्म में मनाया जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, डे नहीं है, ईयर है, तो 2023 को मनाया जाएगा। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं, दूसरी चीज याद रखिएगा, भारत की अगर बात करते हैं ना, तो बाजरे की जो टोटल फसलें होती हैं तो कौन कौन सी प्रमुख होती हैं। एक होती है ज्वार जिसको सोरगम बोलते हैं, एक होती है बाजरा जिसको पर्ल मिलेट बोलते हैं, और एक होती है रागी जिसको फिंगर मिलेट बोलते हैं। ठीक है, फिंगर मिलेट। अब वापस प्रश्न पर आते हैं। भारत में वैश्विक बाजरे उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा है, यह कथन गलत है। सबसे ज्यादा बाजरा जो है वो भारत में ही पाया जाता है, परंतु पूरे विश्व का 41%। ठीक है, जितना भी बाजरा पूरे विश्व में होता है उसका 41% हिस्सा जो है वो भारत में पाया जाता है, ना कि 50% से अधिक। भारत में बाजरे की उपज वैश्विक उपज से अधिक है, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। भारत में उगाई जाने वाले बाजरे की फसल का सबसे बड़ा हिस्सा फिंगर बाजरा, जो मैंने अभी आपको बताया फिंगर मिलेट, ठीक है, ये है, तो ये गलत हो जाएगा, फिंगर मिलेट नहीं है। चलिए, आज का मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा। मैं आपको इतने प्रश्न बताता हूं, आप भी इसका उत्तर दीजिएगा और मुझे पता है आप जरूर देंगे। सबसे बड़ा हिस्सा किस बाजरे की फसल का होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर इस प्रश्न को देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि केवल दूसरा कथन यहां पर सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहां पे देखिए, पहले बाजरा आया था, अब चाय निर्यात के ऊपर बात करी जा रही है, यानी कि चाय के एक्सपोर्ट पे। कौन से कथन सही हैं? भारत वैश्विक स्तर पर चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत से चाय के निर्यात में ग्रीन टी का सबसे बड़ा हिस्सा है। रूस भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है। इसके बाद ईरान का स्थान आता है। यह न्यूज चर्चा में क्यों आई? क्योंकि अभी 2022 में हमने क्या करा था, जनवरी से लेकर और मई तक 2022 में यहां पर कुछ चाय के निर्यात के आंकड़े निकाले।
ठीक है। तो इस आंकड़े में यह पाया गया कि हमने टोटल जो चाय निर्यात करी है वो 2016 करोड़ रुपए की चाय हमने बाहर भेजी है। यही कंपैरिजन करा जा रहा है 2021 से। तो 2021 में जनवरी से लेकर मई तक जो हमारा टोटल निर्यात हुआ था वो 2036 करोड़ के आसपास हुआ था। तो यहां पर हमने क्या हुआ है, निर्यात जो है हमारा बढ़ा है। अप्रोक्सीमेटली 4% का जो निर्यात है वो चाय में हमने बढ़ा दिया है। इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई। अब यहां पर जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा सकता है कि चाय का सबसे बड़ा निर्यातक, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए वो कौन है। चाइना है, ना कि भारत है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। भारत जो चाय में निर्यात करता है तो वो ग्रीन टी नहीं करता है। ग्रीन टी सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना करता है। इस चीज को याद रखिएगा। भारत की बात करेंगे तो ये ब्लैक टी होती है। तो दूसरा वाला कथन भी यहां पर गलत हो जाएगा। तीसरा, रूस भारत का सबसे बड़ा आयातक है। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा चाय हम कहां पे भेजते हैं? रशिया में। सबसे पहले ईरान था, बट ईरान में कुछ आपको पता है अमेरिकी सैंक्शंस लगे हुए हैं, इस वजह से एक लिमिट निर्धारित कर दी गई है, इसलिए सेकंड नंबर पर ईरान आ गया है। तो तीसरा कथन यहां पर सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था, देख लेते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य कानून में निहित निषेध या सीमाएं अनुच्छेद 142 के तहत दी गई संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिबंध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 142 क्या होता है। अनुच्छेद 142 जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक विवेकाधीन शक्ति देता है। अब जहां पर भी ये सब शब्द यूज होते हैं ना, विवेकाधीन शक्ति, इनकी कोई सीमा नहीं होती, इनके कोई निषेध नहीं होते हैं, ये सीमा से परे होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे उच्चतम न्यायालय को लगे, जैसे मान लीजिए कई उदाहरण मैं आपको बताऊं कि ताजमहल की सफाई करने का उदाहरण था, या भोपाल गैस त्रासदी का जो केस हुआ था उसका उदाहरण ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जब वो देखता है हमारे संविधान में या जो हमारी विधायिका है उसने किसी एक्स प्रावधान के लिए कोई विधि नहीं बनाई होती है, तब हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद से आगे आके, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, विवेकाधीन शक्ति, तो यदि उसे लग जाए कि इस कार्य पे या इस प्रायोजन के लिए उसे कोई विधि बनानी चाहिए, क्योंकि पहले से कोई पूर्व विधि नहीं बनी हुई है, तो वो अनुच्छेद 142 इसको ये शक्ति देता है कि वो विधि बना सकता है। विधि के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई लंबित मामला है, कोई मामला है बहुत समय से पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट आगे आके उस लंबित मामले पे अपना निर्णय दे सकता है। तो यहां पर ये मतलब है अनुच्छेद 142 का। लिखते ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय निर्णयों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये निर्वाचन आयोग से इसका कोई संबंध नहीं है। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में संसद द्वारा निर्मित विधियों द्वारा बाध्य नहीं होता। बिल्कुल सही। देखिए, उच्चतम न्यायालय क्या करेगा क्या नहीं करेगा, संसद विधि द्वारा इसको बाध्य नहीं कर सकती। कब? अनुच्छेद 142 में। क्यों? क्योंकि ये तो इसकी विवेकाधीन शक्ति है। ये उल्टा संसद में कोई अगर कानून संसद नहीं बनाती है तो ये बना सकता है, यदि इसको लगे कि वो कानून बनाना आवश्यक है। हाँ, इसमें एक ये सीमा जरूर है कि जब संसद इस एक्स विषय पे कानून बना देगी तब इसकी विधि जो है वो समाप्त हो जाएगी। देश भर में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से परामर्श के बिना वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इसका कोई लेना देना नहीं है अनुच्छेद 142 से। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता। इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सबसे परफेक्ट आंसर क्या है? बी। चलिए, आज के तथ्य में हम लोग देखेंगे रेत खनन यानी कि सैंड माइनिंग की बात हो रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको आप जीएस के थर्ड पेपर से, सेकेंड पेपर से और फर्स्ट पेपर से, तीनों पेपर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या है, ये न्यूज चर्चा में क्यों आई, क्योंकि क्या है, जो हमारा खनन मंत्रालय है उसने क्या करा है, जो खान और खनिज यानी कि इसका अधिनियम 1957 था, इसके तहत जो रेत खनन है, तो राज्यों को यह निर्देश दिया है कि भाई अपने अपनी क्षेत्राधिकार के अंदर जो रेत के खनन है उसको विनियमन करिए, उसको और ज्यादा अच्छे से रिव्यू करिए, नियंत्रित करिए। ये कहीं पर भी पर्यावरण पे इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो थोड़ा सा यहां पर जान लेते हैं कि देखिए जो खनन होता है, तो पहली चीज तो यहां पर यह जानने वाली है कि खनन जो है वो एक तो आपका आता है स्टेट लिस्ट में,
यानी कि राज्य की सूची में। राज्य की सूची में कौन सी जो लिस्ट नंबर सेकंड होती है उसमें 23वां नंबर आता है इसका। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, खनन का मतलब क्या है, जो भी लघु खनिज होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लघु खनिज होते हैं। अब लघु खनिज में कौन कौन से, जैसे हम लोग कभी आपने देखा होगा घर बनाते हैं तो आपने अपने आसपास या अपने घर में भी देखा होगा कई सारे पत्थर आते हैं जो घरों में यूज होते हैं, या बजरी आती है, रेत आती है, साधारण मिट्टी हो गई। तो ये सारे खनिज कैसे होते हैं, लघु खनिज होते हैं। तो एक राज्य है एक्स, तो इसकी सीमा के भीतर, इसकी भौगोलिक सीमा के भीतर जो ये खनिज होते हैं, तो इस पे खनन करने का अधिकार किसकी शक्ति हो जाती है, राज्य की शक्ति। यहीं पर बात करें अपने प्यारे भारत की, तो जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत का क्षेत्राधिकार क्या है, भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, अपतट की बात करें, ऑफ शोर की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहा हूं मैं, अपतट खनिजों की बात करते हैं तो उस पे किसका क्षेत्राधिकार होता है, उस पे केंद्र का यानी कि भारत सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, तो खनन में स्टेट लिस्ट में भी आ रहा है और ये सेंट्रल लिस्ट में भी आ रहा है। सेंट्रल लिस्ट की अगर बात करेंगे, केंद्र सूची की, संघ सूची में ये 54वें नंबर पे आता है खनन। और इस पे किस खनन की बात होती है, जो EEZ में होते हैं यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो देखिए लिखा हुआ है खान और खनिज विकास अधिनियम 1957, यहीं से राज्य सरकारों को शक्ति मिलती है कि राज्य के अंदर जो खनन क्षेत्र है उसके लिए वो नियम बना सकते हैं। नियम ही नहीं बनाते हैं, वो इस चीज के भी नियम बनाते हैं कि अवैध खनन जो हो रहा है, इलीगल माइनिंग जिसको बोलते हैं, उसको भी रोका जा सके। अगर अवैध तरीके से किसी खनिज का माइनिंग हो जाती है और उसका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पे हो रहा है तो इसको भी रोकें। और उसको अगर किसी ने अनाधिकृत रूप से स्टोर करके रखा है, अपने पास बहुत सारा रेत स्टोर कर लिया है, भंडारण कर लिया है, तो उसको भी नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को कौन से अधिनियम से मिलता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, याद रखिएगा, खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957। अब अगर बात करते हैं यहां पर रेत की, तो आपको पता होना चाहिए जैसे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, ठीक है, तो आपने ज्योग्राफी में एक शब्द पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं अपक्षय, जिसको बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, इंग्लिश में वेदरिंग बोलते हैं। तो यहां पर होता क्या है, एक बहुत बड़ी चट्टान है तो बहुत हजारों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, सूर्य तप के कारण, बारिश के कारण। तो यहां पर जब तापमान अधिक और कम होता है, अब देखिए तापमान अधिक होगा तो चट्टान फैलेगी, तापमान कम होगा तो चट्टान सिकुड़ेगी, लगातार वर्षा होती है, तो इन सब के संपर्क में आने पर क्या होता है, जो ये मौसम के प्रभाव होते हैं किसी खुली हुई चट्टान पे पड़ते हैं, तो ये चट्टान का धीरे धीरे क्या होने लगता है, अपक्षय होने लगता है। चट्टान अब धीरे धीरे क्या होने लगती है, टूटने लगेगी। तो ये जैसे टूटेगी तो छोटी छोटी, मान लीजिए 2 चट्टानों में विभक्त हो गई, फिर इन पे भी वही प्रभाव पड़ रहा है, फिर ये और छोटी चट्टानों में। तो इस तरीके से विभक्त होते हुए अपक्षय की प्रक्रिया से बहुत ज्यादा लाखों वर्ष का समय लगता है, तब जाके कहीं रेत या बालू का निर्माण होता है। अब ये जो रेत होती है ये नदियों के सहारे बहते हुए जल से क्या होती है, जो नदी की तलछटी होती है वहां पर इकट्ठा होती रहती है। जो हमारे, जैसे मान लीजिए भारत का उदाहरण लें, तो जो हमारे तट हैं तो वहां पर भी देखोगे तो आप बीच जिसको बोलते हो, रेत होती है ना, वहां पे बालू मिलती है। तो ये देखिए बालू करती क्या है, एक तो ये जो हमारा भारत का मेन लैंड है उसको समुद्र से अलग भी करती है। अलग करने का मतलब है, अगर मान लो रेत नहीं होगी तो क्या होगा, देखो तट जो है उनको, उनका और ज्यादा कटाव बढ़ जाएगा। जो समुद्र का पानी है वो हो सकता है यहां तक आ जाए। तो समुद्र के पानी का मतलब है, समुद्र का पानी कैसा होता है, लवणीय जल होता है। तो अब जो नदी अपने मुहाने से अपना पानी समुद्र में विस्थापित करती है तो यहां पर रेत का भी निक्षेपण करती है। तो रेत एक तरह से अवरोधक का काम करती है, लवण को वो छान देती है। अगर ये नहीं होगी यहां पर, अगर अवैध तरीके से रेत का खनन हो जाएगा तो ये वाला लवण जो है वो कहाँ आ जाएगा, नदी के जल में भी आ सकता है, हमारे भूमिगत जल में भी आ सकते हैं। ठीक है, नदी का क्षरण भी यहाँ पर हो सकता है, तटों का कटाव मैंने बताया आपको हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी ये रेत रहती है तो वहाँ पर कई सारी संरचनाएं होती हैं, कई सारे यहाँ पर पुलों का निर्माण होते हैं, तट का निर्माण होता है, तो इनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर कई सारे लोगों का आवास होता है, वो जलीय जीव जंतु भी होते हैं, पादप होते हैं, मानवीय बस्तियां होती हैं जो यहाँ पर घर बना के रहते हैं। तो अगर वो नहीं होगी तो उनके आवास का भी यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। तो ये सारे जो पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, इस वजह से जो रेत का खनन है उसको क्या करा जाता है, विनियमित करना सरकार का कर्तव्य बन जाता है। और दूसरी बात अगर करें कि केवल रेत की बात अगर आप नहीं कर रहे हो तो किसी भी खनिज का खनन जो हो रहा है, तो खनन का मतलब क्या होता है, माइनिंग करना। तो माइनिंग अगर
एक लिमिट से ज्यादा होती है, तो अब मान लीजिए कहीं पर भी, तो वहां पर क्या होता है, जो धरती है, जो स्थल मंडल है, उसके धंसने के चांसेस हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा माइनिंग हो जाएगी, वो धंस सकती है, नीचे की तरफ जा सकती है। या मान लीजिए नीचे जो नदी है, या नीचे अगर कोई भूमिगत जल का स्रोत है, तो वो पानी भर सकता है उस जगह पर। तो यहाँ पर जितने भी जो मजदूर होते हैं वो काम करते हैं, तो उनके जीवन पे भी बहुत बड़ा खतरा होता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी भी खनिज की बात करें और उसकी इलीगल तरीके से कोई व्यक्ति माइनिंग करता है और उससे पैसे कमाता है, तो और यहाँ पर कई सारे व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में एक प्रतिद्वंदिता भी आ जाती है, जो कहीं ना कहीं एक हिंसा का कारण बनती है, जो वहां पर एक छिटपुट रूप से उग्रवाद भी फैला सकती है। तो ये भी एक इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, किस चीज के, इलीगल यानी कि अवैध रूप से खनन के, माइनिंग के। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का तथ्य। मैं आशा करता हूं आज का जो विषय है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में जो सबसे अधिक बाजरे की किस्म पाई जाती है वो कौन सी है, उसका कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर लिखिएगा। दूसरा, जब यहां पर ये जो अपतट की बात चली है, तो एक मन में प्रश्न आ गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे पवन ऊर्जा आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो पवन ऊर्जा दो टाइप की होती है, एक तो अपतट पवन ऊर्जा और एक अनुतट पवन ऊर्जा। दोनों में जरा मेरे को डिफरेंस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सत्र में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।